ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलो भाई, गुड मॉर्निंग तो बोलो, खाना पीना चलने तो पर गुड मॉर्निंग तो बोलते रहो। यस। तो कल आप लोगों का एक टेस्ट हुआ है कंपटीशन और लीगल मेट्रोलॉजी का। वैसे तो कोई खास क्वेश्चन है नहीं डिस्कस करने लायक, पर एक बार फिर भी उसमें नजर घुमा लेते हैं कि किस तरह से क्या क्वेश्चंस पूछे थे, क्या उनके आंसर आंसर होने चाहिए, और फिर आगे बढ़ेंगे अपने एसईजेड की तरफ। फटाफट से 20 मिनट में इसको निपटाते हैं। तो स्क्रीन ऑनलाइन वालों अब तुमको दिख रही होगी मेरी। 1 मिनट में से एडजस्ट कर देता हूँ। क्यों भाई, तुमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा? क्या बोल रहे हो तुम, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा तुमने? लिमिट याद नहीं थी, क्वेश्चन तो पढ़ा था, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? ऑफ कोर्स कंपटीशन एक्ट का है, कंपटीशन एक्ट 2002 का। और सेक्शन नंबर 5 कॉम्बिनेशन का, जिसकी लिमिट्स हमने क्लास में डिस्कस करी थी। क्वेश्चन आज तक आया नहीं इसका, तो इसलिए अपने पास पुराना कोई क्वेश्चन था नहीं न, बात थोड़ी धीरे हिताक्षी करो, बात पर धीरे करो। सेक्शन नंबर 5 का कोई क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, पर चांसेस हैं कि कॉम्बिनेशन की लिमिट को एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो बनाया हुआ क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन में वीकली टेस्ट में पूछ चुका था मैंने, कुछ भी लिमिट भी चेंज नहीं की थी। तो अगर आपने वहां भी देखा होगा तो ये बनता। एक बार देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 कंपनी है, 1 2 3 और 4 और 5 है। शंभू लिमिटेड, शिवा लिमिटेड, युयुत्सु इंडस्ट्रीज, पार्थ ग्लोबल और स्वास्तिक मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड आर इंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स। शंभू लिमिटेड प्रपोजेस टू अक्वायर 60% ऑफ शिवा लिमिटेड। तो उसने क्या बोला शंभू लिमिटेड ने कि मैं 60% खरीदना चाहता हूं, किसका? शिवा लिमिटेड का। देयर बाय ऑप्टेनिंग द कंट्रोल ओवर शिवा, और शिवा कंपनी की क्या कर लेंगे? कंट्रोल अक्वायर कर लेंगे। 60% करते से कंट्रोल अक्वायर हो जाएगा। For determining whether the notice is required to be filed with CCI, following financial details are available। अपने पास में कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स अवेलेबल है। अरे बात नहीं, थोड़ी धीरे। एट द एंटरप्राइज लेवल, आपको याद तो है ये कि जब अपने को डिटेल चेक करनी होती है कि नोटिस रिक्वायर्ड है या नहीं, तो डिटेल दो लेवल पर चेक की जाती है, एक एंटरप्राइज लेवल और एक ग्रुप लेवल। एंटरप्राइज लेवल में असेट चेक करते हैं, एंटरप्राइज लेवल में टर्नओवर चेक करते हैं, इंडिया का चेक करते हैं, और इंडिया प्लस ग्लोबल कुछ भी उसमें से एक अट्रैक्ट होता है तो मान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन है। एंटरप्राइज लेवल पर, अरे सुनो इधर, बात नहीं। एंटरप्राइज लेवल पर शंभू और शिवा मतलब अक्वायरर और टारगेट दोनों की असेट अगर जोड़ेंगे तो असेट कितनी होगी? 2700 करोड़। और टर्नओवर कितना है? 6500 करोड़। बताओ ये कॉम्बिनेशन है या नहीं है? आगे का कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि असेट कितनी होनी चाहिए? 2500 करोड़ से ज्यादा, और यहां पर कितनी है? 2700 करोड़। तो जैसे ही एक लिमिट पार हुई, अपने को आगे की किसी दूसरी लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं। टर्नओवर हालांकि उनका कम है, पर इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। टर्नओवर वैसे तो कितना होना चाहिए? 7500, पर यहां पर इधर वाली कंडीशन लगती है, या तो असेट हो जाए या फिर टर्नओवर। जैसे ही असेट हुई, आगे की कोई लिमिट चेक करने से मतलब नहीं। फिर भी आप दूसरी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। आंसर इसका कैसे लिखना था? सेक्शन नंबर 5 में लिखना था कि क्या क्या लिमिट्स हैं जब एक मर्जर को कॉम्बिनेशन माना जाएगा, और वो जो चार्ट बना हुआ है अपने पास में, वो पूरा चार्ट आपको सारी, सिर्फ एक नहीं, सारी की सारी लिमिट यहां पर एक्सप्लेन करनी थी। और आखिरी में कंक्लूड कर देते कि भैया इनकी तो दोनों की एंटरप्राइज लेवल पर असेट्स ही क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा। तो ऐसे केस में इस मर्जर को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। और इन्हें नोटिस फाइल करना पड़ेगा किसके पास? सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये अभी तक पूछा हुआ उन्होंने एक भी बार नहीं है। फैक्ट में कुछ भी नहीं लिखना है, फैक्ट में सिर्फ इतना लिखना है, शंभू लिमिटेड प्रपोज टू अक्वायर 60% ऑफ शिवा प्राइवेट लिमिटेड, बस। बाकी ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कंक्लूजन में तो लिखना पड़ेगा। हाँ, नोटिस फाइल करना है, क्यों? क्योंकि असेट 2500 करोड़ से ज्यादा है। फैक्ट के अंदर नहीं लिखा तो फैक्ट में क्या लिखा है फिर? वो तो कंक्लूजन है ना, वो तो कंक्लूजन है, लिमिट एक्सीड हुई तो। फैक्ट का मतलब क्या है? जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है वो। और क्वेश्चन का की डाटा क्या है? कि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी को 60% शेयर खरीदना चाहती। हाँ भाई, छोटी वोटी बना लो। यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग यार? पायल चलो आगे आओ। कौन बैठा है हिताक्षी तुम्हारे पीछे? अवनी, उसको निकलने दो पायल को बाहर फटाफट से। अवनी,
कुछ नहीं करना आगे आके भी, ऐसा थोड़ी यहाँ मस्ती करने के लिए बुला रहा हूं, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, फटाफट आ जाओ। ये पहला क्वेश्चन क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अगर लिमिट याद होगी तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत लल्लू क्वेश्चन था कि 2500 लिमिट और वो कितनी हो गई है 2700। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑर्डर मे बी पास्ड बाय सीसीआई आफ्टर इंक्वायरी इनटू अ कॉम्बिनेशन अंडर सेक्शन 31। आओ भाई, सेक्शन नंबर 31 में कौन कौन से ऑर्डर जो है वो सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया पास कर सकता है, कब, जब इंक्वायरी करता है वो किस चीज की, कॉम्बिनेशन की। क्या क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं, या तो कॉम्बिनेशन को अप्रूव कर देंगे, या रिजेक्ट कर देंगे, या मॉडिफिकेशन के साथ अप्रूव कर देंगे, या फिर कोई एनी अदर ऑर्डर जो उनको लगेगा उसे पास कर सकते हैं। टीम्ड अप्रूवल हो जाए, यहां पर पेनल्टी नहीं क्या, यहां तो पेनल्टी है ही नहीं ना, यहां तो पेनल्टी नहीं। यहां पर क्या होगा कि अगर आपने कॉम्बिनेशन कर लिया बिना पूछे तो उसे वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, वो इफेक्ट है, पर पेनल्टी यहां पर कुछ नहीं है। पेनल्टी सिर्फ किसके अंदर आएगी, 28 के 27 के अंदर, 27 में पेनल्टी आती है बस, बराबर। देखो सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन उन्होंने सेक्शन 28 27 का एग्जाम में पूछा हुआ है, तो नया क्वेश्चन बनाना होगा तो सिर्फ वहां पर क्या करेंगे, 27 की जगह 31 जो अपन ने यहां पर किया हुआ था, और 27 वाला अपन ऑलरेडी कॉपी में लिख चुके हैं, जब हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिखे थे तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन अंडर सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करने का क्या प्रोसीजर है, बताओ। सेक्शन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि भाई नोटिस वगैरह सर्व करना पड़ता है 30 डेज के अंदर, प्राइमा फेसी ओपिनियन, फिर वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पब्लिश करते हैं 7 दिनों में, फिर 10 दिनों में ऑब्जेक्शन आते हैं, फिर अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं, और ऐसे करके लंबा चौड़ा प्रोसीजर, फिर 29A में मैसेज जो है वो फॉरवर्ड हो जाता है, बराबर। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से वीकली टेस्ट में पूछ चुका हूं, ये क्वेश्चन भी वीकली टेस्ट में मैं पूछ चुका था। क्वेश्चन नंबर 4, ये नया बनाया हुआ क्वेश्चन वापस से, ऐसा अपन ने पहले कभी किया नहीं था और पास्ट ईयर में भी पूछा हुआ नहीं है, थोड़ा सा नया पर था बिल्कुल आसान, 2-3 सेक्शंस को मिल करके बस एक क्वेश्चन बनाया था, बाकी कुछ नया नहीं था। तो मेसर्स जेनिथ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करती है, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू करी किसने, सीसीआई ने, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपटीशन एक्ट फॉर एलेज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। क्या बोल रहे हैं कि सेक्शन नंबर 4 की डोमिनेंट पोजीशन का आपने अब्यूज किया है। After due inquiry, CCI passed an order imposing a penalty of rupees 50 crore on the company and directed and also C कैसे हो गया, ये डायरेक्टेड होगा, एंड ऑल्सो डायरेक्टेड इट टू सीज एंड डेजिस्ट फ्रॉम सर्टेन प्रैक्टिस। और क्या बोला कि आगे से ऐसा कुछ भी काम आपको दूसरा नहीं करना है। सब्सिक्वेंटली जेनिथ इंफ्रास्ट्रक्चर नोटिस दैट ऑर्डर कंटेन्ड एन apparent mistake wherein the turnover of the company was incorrectly taken as 5000 crore instead of 3000 which materially affected the quantum of penalty। और बिल्कुल बराबर बात है, अपन ने क्या पढ़ा है, पेनल्टी कैसे लगती है 10% अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर, और सीसीआई वालों ने टर्नओवर कितना ले लिया 5000 करोड़, जबकि एक्चुअली में था कितना 3, तो 5000 का 10% और 3000 के 10% में तो अंतर है, बेचारे के ऊपर ज्यादा पेनल्टी लग गई। The company filed an application before the CCI seeking the rectification of the mistake। उन्होंने क्या बोला कि भाई अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई, जैसे रिव्यू भी अपन बोलते हैं कि अपने ऑर्डर को भाई गलती हो गई तुमसे सही कर दो उसको। However, CCI rejected the application that error was not apparent on the face of the record। वो बोल रहे कि एरर तो फेस ऑफ द रिकॉर्ड पे नहीं दिख रहा। Aggrieved by the original order of the CCI as well as the rejection of the rectification application, Zenith Infrastructure filed an appeal before NCLAT after 75 days from the date of communication। उन्होंने अपील फाइल करी, पर कितने दिनों बाद फाइल करी, 75 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सीसीआई ऑर्डर विदाउट फाइलिंग एनी एप्लीकेशन फॉर द कंडोनेशन ऑफ डिले, और बताए भी नहीं कि सफिशिएंट कॉज वगैरह क्या थे। द एनसीएलएटी डिसमिस द अपील ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज फाइल्ड बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट एंड नो सफिशिएंट कॉज फॉर द डिले वाज शोन। Zenith Infrastructure still aggrieved proposes to file an appeal before the Supreme Court। वो बोले कि अब हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, गलती गलती में 3 चीजें उन्होंने पूछी। सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर द रेक्टिफिकेशन बिफोर सीसीआई। बताइए क्या जो सीसीआई ने बोला वो गलत है या नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि 3000 का 5000 करोड़ बिल्कुल एपेरेंट ऑन द फेस है, एरर साफ साफ दिख रहा है आपको, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो यहां पर गलती किसकी है, सीसीआई की। दूसरा, एनसीएलएटी के पास में अपील फाइल करने गए तो किसकी गलती है, कंपनी की गलती है। क्यों, क्योंकि टाइम कितना है 60 डेज, टाइम कितना है 60 के बाद अलाउड है, पर आपको सफिशिएंट कॉज शो करने पड़ेंगे, और यहां पर इन्होंने कोई सफिशिएंट कॉज शो नहीं किए।
तीसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जा सकती है? तो शायद मेरे हिसाब से इसका आंसर आप लोगों का गलत होगा। मतलब ये तो तुमने लिखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। मैं बता रहा हूं उसके पीछे रीजन। रीजन ये है कि हायर कोर्ट में जब भी अपील फाइल होती है तो वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ना कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। यहां पर आप 60 डेज में अपील फाइल नहीं कर पाए हाई कोर्ट पे, इसलिए या एनसीएलटी में 60 डेज में नहीं गए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाना अलाउड नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाते हैं? जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, ना कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। आ रही है क्या बात समझ में? जब लॉ सही तरीके से अप्लाई नहीं हुआ है तो ही अपील फाइल की जाती है। यहां पर तो आपने क्या किया, ड्यू टाइम के अंदर अंदर एनसीएलटी में जा ही नहीं पाए। बराबर आई क्या बात समझ? मैंने क्या बोला? इसका आंसर ग्रुप पर आया नहीं आया? रीड करने के लिए मुझे व्हाट्सएप से 1 मिनट उसको इधर लेना पड़ेगा। ये रहा, देखो भाई आंसर देख लो 1 मिनट इसका। अरे सुनो इधर, बात नहीं। As per section number 53T of the Competition Act 2002, any person aggrieved by the order, सेक्शन वेक्शन याद नहीं होंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी मे प्रीफर टू फाइल विद द सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 डेज। कितने दिन में? 60 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन ऑफ ऑर्डर ऑन वन और मोर ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी। फालतू बात। दैट इज किसके ऊपर? ऑन द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, ना कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। यहां पर तो अपने 60 डेज में एनसीएलटी में गए नहीं है, गलती किसकी है? कंपनी की है। इसमें कोर्ट की एनसीएलटी की गलती है ही नहीं। तो भाई तुमको एनसीएलटी में ही जाना था। या तो अब क्या करो, आप सफिशिएंट कॉस्ट शो करो और पहले कहां जाओ? एनसीएलटी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाना तो अलाउड है ही नहीं। हाँ या ना? बराबर बात है, बोलो कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Messrs Alpha Cement Limited, a leading cement manufacturer in the India, along with 3 other major cement company, was alleged to have agreed into the enter into an agreement to fix the prices of cement across various regions, thereby limiting the competition. मतलब सेक्शन नंबर 3 के हिसाब से आपने कोई एग्रीमेंट किया। A consumer association filed an information before CCI alleging that company were indulging in the anti-competitive agreement of the section 3. ठीक है, किसने कंप्लेन फाइल कर दी? Separately, it was also alleged by a group of real estate developer that Alpha Cement Limited, being a dominant player in certain geographic market, was imposing unfair condition in the supply contract and charging discriminatory prices. मतलब सेक्शन नंबर 4 का भी वायलेशन आप कर रहे हैं, 3 का भी वायलेशन हो रहा है और 4 का भी। ऑन रिसीट ऑफ द इंफॉर्मेशन, जब ये इंफॉर्मेशन किसके पास आई? सीसीआई के पास में। सीसीआई फॉर्म्ड अ प्राइमा फेसी ओपिनियन दैट देयर एग्जिस्ट अ केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन एंड डायरेक्टेड द डायरेक्टर जनरल टू कॉज एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। सीसीआई के पास में जब इंफॉर्मेशन आई तो उन्होंने प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाया और उन्हें लगा कि 3 और 4 का वायलेशन है, तो उन्होंने मैटर किसके पास फॉरवर्ड कर दिया है? डायरेक्टर जनरल के पास, कि चलो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। इन अनदर इंस्टेंस, एक दूसरी जगह पर, विदाउट रिसीविंग एन इंफॉर्मेशन सीसीआई टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन मार्केट प्रैक्टिस। एक दूसरे मैटर के अंदर सीसीआई ने सुओ मोटो क्या कर दिया? ये जो कॉग्निजेंस है, कॉग्निजेंस का मतलब संज्ञान, मतलब आपने कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया इन द सीमेंट इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द रिपोर्ट पब्लिश बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट। क्वेश्चन अब चालू है। अभी तक क्या लग रहा है तुमको? सेक्शन 3 है, 4 है, 5 है, फलाना है, उससे मतलब नहीं है। उन्होंने पूछा क्या है वो लिखना है। Based on the above fact, explain the power of CCI to inquire into alleged contravention of 3 and 4 under section 19 and 20. क्वेश्चन सिर्फ 19 और 20 का था, दोनों का था।
हाँ 20 का तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि 20 तो सिर्फ किस चीज का होता है, कॉम्बिनेशन का। करेक्टली ये सिर्फ किसका होगा, सेक्शन नंबर 19 का। 19 के अंदर आपको बताना है, पर क्या लिखोगे 19 के अंदर, पूरा 20 भी लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। अगर सिर्फ 19 लिखा या 20 भी लिखा तो दोनों में सेम ही आएगा। लिखना क्या है कंटेंट वो बता रहा हूं। सबसे पहले लिखना है कि सीसीआई सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 20 सीसीआई को पावर देता है, इंपावर करता है कि वो इंक्वायरी स्टार्ट कर सकता है। दूसरा लिखना है इंक्वायरी कब स्टार्ट होगी, जब उनके पास में कोई इंफॉर्मेशन आए, कोई कंप्लेन करे, कोई स्टेट गवर्नमेंट का रेफरेंस आए, या उन्हें सुओ मोटो लगे। सुओ मोटो पहले भी लिख दोगे तो भी कोई समस्या नहीं, बराबर बात, ये लिखना है। उसके बाद में फिर उसके बाद लिखना है कि रेफरेंस कितने, वो कंप्लेन में आपको 3 सालों के अंदर अंदर करना है, बराबर बात है। 20 वाले में 1 साल के अंदर अंदर करनी पड़ती है। 20 का नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर चलेगा। हाँ मतलब वो मेरी गलती है क्वेश्चन बनाते वक्त, क्योंकि फैक्ट में मैंने 20 की कोई बात, फैक्ट में मैंने 5 की कोई बात नहीं करी और सीधे 20 पूछ लिया। पर हाँ कायदा फिर भी यही बोलता है कि भले ही एग्जामिनर की गलती हो, अगर उसने 20 पूछा है तो तुम्हें तो 20 लिखना पड़ेगा, बराबर बात है। क्लियर है यहां तक की बात। अरे क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं लगाना कि क्वेश्चन ऊपर नीचे आ गया हो, क्वेश्चन सारे वही है जो या तो हमने करे हुए हैं या फिर हमने वैसे सिमिलर क्वेश्चंस देखे हुए हैं, या मैंने आपको बताया था कि इनमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। ये सारी बातें अपन ने क्लास में ऑलरेडी कर रखी। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग एन इंक्वायरी इनिशिएटेड बाय सीसीआई अगेंस्ट द मेसर्स ब्राइट स्टील लिमिटेड अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002, कमीशन इश्यूड समन टू सर्टेन डायरेक्टर टू अपीयर एंड गिव एविडेंस एंड ओथ। किसी को क्या किया, समन इशू किया और बोला कि आप आकर के हमें एविडेंसेस दो, और एविडेंस लेते वक्त उनसे क्या दिलवाई, शपथ दिलवाई। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कंपनी टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड इंटरनल डॉक्यूमेंट रेलेवेंट टू द केस, और कुछ डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करने का बोला। फर्दर सीसीआई सॉट सर्टेन पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अपॉइंटेड एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट टू असिस्ट इन द इंक्वायरी। उन्होंने कुछ पब्लिक रिकॉर्ड्स भी मंगवाए, एक एक्सपर्ट को भी अपॉइंट किया। एडिशनली कमीशन डायरेक्टेड द कंपनी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक बुक्स बिफोर द डीजी, और कंपनी को बोला कि कुछ बुक्स किसके सामने लेकर के आओ, डायरेक्टर जनरल को दिखाओ। मेसर्स ब्राइट स्टिल कंटेंट दैट कमीशन डज नॉट हैव अथॉरिटी टू एक्सरसाइज सच पावर। कंपनी बोल रही है कि कमीशन के पास में ऐसा पावर नहीं है। स्टेट द पावर ऑफ सीसीआई अंडर सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 क्या बोलता है पता है, सीसीआई के पास में सारे वो पावर है जो किसके पास होते हैं, सिविल कोर्ट के पास होते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया बात थी कि इसका आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। जो यहां पर बातें लिखी हुई है यही तो पावर है सिविल कोर्ट के, बस यही सारी बातें आपको पॉइंट फॉर्मेट में लिखनी थी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, पर थोड़ी सी केस स्टडी मैंने उसकी बना दी। बाकी क्वेश्चन बनेगा तो कैसा भी बन सकता है। डायरेक्ट सेक्शन 36 पूछ सकते हैं कि बताओ सेक्शन 36 में सीसीआई को कौन कौन से सिविल कोर्ट के पावर दिए हुए हैं, वो भी आ सकता है, और इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। आसान क्वेश्चन, कोई टफ कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं। यहां पर खत्म हुआ कौन सा वाला चैप्टर, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। फिर ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो काय के, लीगल मेट्रोलॉजी के, और सारे वो क्वेश्चन जो पास्ट ईयर के हैं, और सारे वो क्वेश्चन जो हम क्लास में लिख चुके हैं। एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं था जो पहले आपने करा हुआ नहीं हो। स्टेट द प्रोसीजर फॉर अप्रूवल ऑफ मॉडल ऑफ द वेट और मेजर बिफोर इट्स मैन्युफैक्चरिंग, सेक्शन नंबर 20। परसों नरसों के दिन ही हमने इसका आंसर लिखा कि भाई कोई भी वेट या मेजर अगर आपको इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर करना हो तो पहले उसे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अप्रूव करवाना पड़ेगा। फिर अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई फॉरेन मॉडल होगा तो उसका अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। फिर अपन ने उसके कुछ एक्सेप्शन भी पढ़े थे कि कब कब मॉडल को अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं, जैसे कि वो बीम स्केल था, ब्रास मेटल था, और वो 20 लीटर से कम का जो स्टोरेज वाला क्वांटिटी वाला वो जो कंटेनर होता है वो होता है। इन सबको फॉरेन अप्रूवल की अगर ऑलरेडी कहीं बाहर से आप अप्रूव करवा चुके हैं तो वापस उसे अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं। आसान क्वेश्चन ऑलरेडी अपन कर चुके थे, और ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, ये दिसंबर 25 की एग्जाम का क्वेश्चन है जो अभी इस बार एग्जाम में आया था। फिर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ OIML सर्टिफिकेशन सिस्टम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी जो पढ़ा था अपन ने, उसके अंदर OIML सर्टिफिकेशन सिस्टम, जिससे वो पेपर वर्क रिड्यूस करना चाहते हैं, म्यूचुअल फेथ कंट्रीज के बीच में बढ़ाना चाहते हैं, हार्मोनाइज करना चाहते हैं, टाइम रिड्यूस करना चाहते हैं। ये सारे कुछ बेसिक्स से उसके ऑब्जेक्टिव्स थे।
फिर ये 9th वाला, मुकेश इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ जेगरी पाउडर, ये भी अपन ने क्लास में लिखा हुआ है। प्री पैकेज कमोडिटी का वायलेशन था कि इन्होंने एमआरपी तो दी है पर क्वांटिटी या यूनिट नहीं दी है, तो सेक्शन नंबर 18 का ये वायलेशन है, जिसकी सजा मिलती है सेक्शन नंबर 36 में। फर्स्ट ऑफेंस, सेकंड ऑफेंस और फिर सब्सिक्वेंट ऑफेंस, तीनों की अलग अलग पेनल्टी थी। और लास्ट में था कि अगर कोई एरर किया है तो एरर के केस में पेनल्टी अलग होती है, 10,000 से लेकर के 50,000 और फिर 1 लाख की पेनल्टी उसके ऊपर लगती है। और यहां पर ऐसा दिया हुआ भी था, विल योर आंसर डिफरेंट इफ मुकेश मेंशन द रॉन्ग क्वांटिटी, तो आंसर इज यस, क्वांटिटी जो पेनल्टी से वो डिफरेंट होगी। और इसका सजेस्टेड आंसर जो इंस्टीट्यूट का है वो गलत भी है, पर जो मैंने आपके ग्रुप पे भिजवाया है कल वो सही वाला है, और अपन ने लिखा भी सही था, चेक भी सही के हिसाब से होगी। लास्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द रैशनल ऑफ इरेक्टिंग द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। ये भी अपन लोगों ने क्लास में लिखा हुआ है। लीगल मेट्रोलॉजी जब खत्म होता है तो लास्ट में एक छोटा सा एक्ट उन्होंने डाला हुआ है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। रैशनल का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का क्या था। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा टफ ये वाला, मतलब लीगल मेट्रोलॉजी में मेरे पास कोई ज्यादा चॉइस थी नहीं, मुझे वही क्वेश्चन पूछने पड़े जो इंस्टीट्यूट पहले पूछ चुका है। और मोर और लेस ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन या तो इसी में से कोई रिपीट होगा या फिर कोई दूसरे सेक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन ही रिपीट होगा, नए क्वेश्चन आने के चांसेस लगभग 0 है। बराबर बात। मुझे नहीं लगता कि टेस्ट पेपर में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत थी, अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो मेरे हिसाब से मैनेजेबल क्वेश्चन थे। ठीक, कोई कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन में? आंसर आप लोगों के पास आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ऐसा आप लोगों को लगा कि ऊपर, वो इसलिए भी है क्यों, क्योंकि अपन ने वो तीनों सेक्शन को इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ाए और यहां पर उन्होंने तीनों को एक अच्छी लंबी चौड़ी केस स्टडी में मर्ज करके दिया है। पर हाँ, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब वो बैठेंगे टेस्ट पेपर बनाने के लिए, एग्जाम का मेन पेपर, और अच्छा बनाना होगा, तो इस तरह की केस स्टडी वो लोग बनाते हैं, मैंने देखी है। अलग अलग ही तो लिखा हुआ है, पहले प्रोविजन लिखा है, फिर कंक्लूजन, फिर प्रोविजन, फिर कंक्लूजन, फिर प्रोविजन, फिर कंक्लूजन। शायद लास्ट वाले पैरा में उसने तीनों का कंक्लूजन एक साथ लिखा हुआ है, वो पैरा आप स्किप भी कर दोगे तो चलेगा। पर और आंसर लिखने का तरीका आपका है, आप चाहो तो पहले तीनों सेक्शन एक्सप्लेन करो, फिर तीनों के कंक्लूजन एक साथ लिख दो, या प्रोविजन कंक्लूजन, प्रोविजन कंक्लूजन, प्रोविजन कंक्लूजन, मोर और लेस अपने में चीजें क्लियर होनी चाहिए। और फिर मैं बोल रहा हूं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस में अगर तुम अंडरलाइन नहीं करोगे, अगर तुम क्लियर नहीं लिखोगे, तो लिखे हुए के भी मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने लंबे चौड़े चौड़े आंसर्स कोई नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ते। आपका भी ध्यान, जब आप आंसर शीट देखोगे तो आपने आज तक कोई पूरी आंसर शीट पूरी पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी। सिर्फ क्या देखते हो तुम लोग? की डिटेल, की कॉम्बिनेशन है या नहीं है, 60 दिन है, 75 दिन है या 90 दिन है। तो जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करेगा, वो भी इंसान ही है, वो भी ऐसे ही चेक करेगा। शुरू की 4 कॉपी 5 कॉपी जो है दिन की, जो उसमें 10-12 कॉपी चेक करता होगा दिन की, शुरू की 3-4 कॉपी अच्छे से पढ़ेगा, बाकी की कॉपी में सिर्फ वो वही देखेगा जो उसे ढूंढना है, बाकी तुमने आसपास में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए हर बार बोलता हूं, अंडरलाइन करने की आदत अभी से डालो, ठीक है? बाकी कोई समस्या नहीं इसके अंदर, ठीक है? तो ऑनलाइन वालों, 1 मिनट के लिए मैं ये सेशन बंद कर रहा हूं वापस से, और फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं एसईजेड। आधा घंटा बचा है भी अपने पास में, तो आराम से एसईजेड पढ़ते हैं। वापस से ज्वाइन करो क्लास।